हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, तो आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, क्लास 12th। ठीक है, इसमें हमारी जो लगातार वीडियोस बन रहे हैं वो हेलो एल्केन पर बनते चले आ रहे हैं। आज हम फिर से हेलो एल्केन के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। हम इसका आज जो है वो लास्ट यानी जो थर्ड या लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वो है धातुओं से क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये एल्किल हैलाइड है। ये किसी भी धातु के साथ क्रिया करता है, धातु के साथ, कोई भी मेटल के साथ क्रिया करेगा तो वास्तव में होता क्या है, ये मेटल जो है, धातु, ये इस कार्बन, ये जो कार्बनिक भाग है या जो एल्किल ग्रुप है उसके साथ दोनों की बॉन्डिंग होती है, उसके साथ एक बंध बनाता है। ठीक है, तो जैसे ये R यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं R एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप में क्या है, कार्बन है। ये कार्बन इस मेटल के साथ बंध बनाता है, धातु के साथ, और ये जो बंध है इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि वास्तव में ये कार्बन के साथ सीधे धातु की अभिक्रिया हुई या धातु के बीच में बंध बना, तो इसलिए इसको हम कार्ब धात्विक बंध कहते हैं, कार्ब धात्विक बंध। और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है, जो एक यौगिक बनेगा जिसमें एल्किल ग्रुप और मेटल के बीच में बंध बना, और इसके फलस्वरूप एक जो कंपाउंड बनेगा उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक बंध हटा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, यौगिक। तो आ गई बात समझ में। इसके लिए क्या जरूरी है कि एल्किल का कार्बन यानी कार्बन परमाणु जो है वह किसी धातु से डायरेक्ट जुड़कर एक बंध बनाए, तब वह बंध कहलाता है कार्ब धात्विक बंध, और इस तरह से बनने वाले उत्पाद को हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक, अब किसके किसके साथ बंध बनेगा ये हम देख लेते हैं, और उसके पहले जो कार्ब धात्विक यौगिक बना है उसकी भी एक गुण देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ मेटल जुड़ा हुआ है ना, और ये जो मेटल होता है वो बहुत अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या धनात्मक प्रकृति का होता है ना। तो इसके कारण ये मेटल जो है उस पर धनायन आएगा और ये जो कार्बन है इस पर ऋणायन आएगा। यानी अभी तक जितनी भी हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि एल्किल ग्रुप जो है वो कार्बो कैटायन बना रहा था, लेकिन जब धातुओं के साथ अभिक्रिया हो रही है तब कार्बन जो है वो एनायन बना रहा है। ठीक है, और ये जो कार्बन एनायन बनाएगा और ये मेटल जो होगा वो धनायन बनाएगा। ये बिल्कुल याद रखिए ताकि जब हम इसके आगे जो भी कंपाउंड बनना पढ़ें उसके बाद इस बंध के बारे में पूरी जानकारी हो, तभी आगे की हम पढ़ाई सरलता से कर पाएंगे। ठीक, तो अब इसकी खास बात एक और बता दूं, यहाँ पर अब ये समझ में आ गया कि ये कार्बो एनायन बनेगा और मेटल जो है वो धनायन बनाएगा। अब इसकी एक खास बात और है कि ये बंध सहसंयोजी होता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड है।
ठीक है। कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन बहुत अधिक यानी हाईली पोलर है। वो हाईली पोलर क्यों है? क्योंकि इसकी जो धनात्मकता है वो बहुत अधिक होती है, तो इस कारण से ये बंध जो है वो बहुत अधिक पोलर हो जाता है, और पोलर होने के कारण ये बड़ी आसानी से टूट जाता है। ठीक, तो अभी मैंने आपको कार्बधात्विक यौगिक और कार्बधात्विक बंध के बारे में जानकारी दे दी। तो अब हम पढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक। देखो, हम विशेष रूप से ये जो वीडियो बन रहा है वो 11th-12th के बच्चों के लिए बन रहा है, जो अभी 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद हम बाद में करेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं, पास होना है, उसके लिए है। तो इसलिए हम केवल एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है Mg यानी मैग्नीशियम के साथ क्रिया। मैग्नीशियम के साथ क्रिया, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक, अब देखिए, कोई भी हम ले लेते हैं R की जगह CH3Cl, है ना, क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड की हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं। ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम जब क्रिया कराते हैं तो एक विशेष यौगिक बनता है CH3MgX। X की जगह हम अब क्या लिख दें यहाँ पर, Cl। CH3MgCl ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएजेंट है, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक। ये ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक बहुत ही ज़्यादा संश्लेषित अभिकर्मक है, यानी इसके द्वारा बहुत सारे यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम संश्लेषित अभिकर्मक कह रहे हैं। ये ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक बना है। ठीक, तो अब देख लीजिए, इसमें ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक का अगर हमने आयनन समझ लिया, इसके पहले भी मैंने एक बार बताई थी कि यदि हमने इसका आयनन समझ लिया, यानी हमें अब कोई भी चीज़ बनाने में या सिंथेसिस करने में दिक्कत नहीं होगी। वही बात जैसा मैंने बताया, ये मैग्नीशियम प्लस के रूप में और ये Cl किसके रूप में टूटेगा, एनायन के रूप में, माइनस के रूप में ये बंध टूट जाएगा, और जिसका भी हमें सिंथेसिस करना हो हम कर सकते हैं। तो अभी इसकी सिंथेसिस नहीं दी हुई है, अभी हमें केवल मैग्नीशियम के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी अभिक्रिया, ये है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया नाम से आया है, इसीलिए हम इसे नाम से ही पढ़ रहे हैं। वुड्स अभिक्रिया, इसमें हम क्या कराते हैं, हम एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल से क्रिया करा देते हैं। किस धातु से, सोडियम धातु से। अब ये देखिए, RX + Na, हम सोडियम धातु से क्रिया कराए। NaX सबको मालूम है, NaCl, NaBr, NaI ये निकल जाता है। तो यहाँ पर ये R, अब एल्किल ग्रुप अकेला तो नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ क्या कर दें बैलेंस करने के लिए, ट्वाइस। तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड R। ठीक, और प्लस 2 क्या निकल जाएंगे, NaX, ये भी हम बैलेंस कर देते हैं, 2 NaX। ठीक, अब हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम C2H5Br एथिल ब्रोमाइड 2 ले लो, प्लस 2 सोडियम से क्रिया करा दो, बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, देखिए C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये वास्तव में क्या हो गया, C4H10 यानी ब्यूटेन। इसको हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, C4H10 यानी कि ब्यूटेन, और प्लस 2NaBr अलग हो गया।
तो ये दो रिएक्शन हो गई धातुओं के साथ, एक है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, एक वुड्स अभिक्रिया जिसमें हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस तरह से आज एल्किल हैलाइड की यानी मोनो हेलोजन कंपाउंड, है ना, अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, मोनोक्लोरोएल्केन या मोनोहेलोएल्केन पढ़ रहे थे अभी केवल हम, अभी हमने डाई या पॉली हैलाइड्स नहीं पढ़े हैं। तो इसकी आज यहाँ पर रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं आज। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीहेलाइड्स, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो हम उनको कहते हैं पॉलीहेलाइड्स, ठीक है, पॉलीहेलाइड्स। देखिए अब पॉलीहेलाइड्स में जो है वो हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो पहले तो अब हमने मोनोहेलाइड्स पढ़ लिए थे, अब हम पॉलीहेलाइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक डाईहेलाइड, डाईहेलाइड्स, इसमें क्या होगा, कार्बन कितनी होंगे, 2 हैलोजन परमाणु होगा तो डाईहेलाइड्स हो गया। अब डाईहेलाइड्स में ऐसा कोई विशेष कंपाउंड है नहीं, है ना। आपको मैं बताऊं, अब मैं आपके सामने यही एनसीईआरटी की बुक लेके आती हूं क्योंकि हमारा मेन फोकस यही है, इसलिए हम एनसीईआरटी की ही बुक देखेंगे। देखिए डाईहेलाइड्स हो गए या फिर ट्राईहेलाइड्स हो गए, इसमें कहीं पे भी इस बुक में बनाने की विधियां या रासायनिक गुण ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आपको केवल इसमें जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से पढ़ना है इसके उपयोग। जैसे मैं अगर बताऊं, जैसे डाईक्लोरोमीथेन या मेथिलीन क्लोराइड, इसके उपयोग दिए हुए हैं। डाईक्लोरोमीथेन का उपयोग विलायक के रूप में, पेंट अपनयक, एरोसॉल, प्रणोदक के रूप में। यानी आप क्या करेंगे, ये जितने भी पॉलीहेलाइड्स हैं, पॉलीहेलोजन जो यौगिक हैं, उनको आप क्या करेंगे, सबके 2 चीज़ें स्पेशली पढ़ लेना। जो आपके ऊपर है, आपका ये समझ लीजिए आपका ये होमवर्क हो जाएगा। आप 2 चीज़ें पॉलीहेलाइड्स में विशेष रूप से पढ़ लेंगे, वो है इसका उपयोग। क्या क्या पढ़ना है आपको, उपयोग। अब जैसे डाईहेलाइड्स के उपयोग एक, और दूसरी चीज़ है इसका हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव। मैं आपको बताऊं कि जितने भी पॉलीहेलोजन यौगिक हैं, इसका हानिकारक चाहे पर्यावरण पर हो, चाहे हमारे शरीर पर हो, वातावरण पर हो, या हमारे खुद के ऊपर, जो इसका हानिकारक प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। जो अब इसमें मुख्य जो इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है उसको मैं आपको बता देती हूँ, वो है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। हिंदी में लिख देती हूँ, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म जो है ये मुख्य है। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी निषेचक के रूप में किया जाता है। निषेचक मतलब बेहोश करने के लिए, है ना। पहले इसका उपयोग डॉक्टर जो हैं ऑपरेशन थिएटर में भी करते थे, लेकिन अब इसका उपयोग बहुत कम हो गया है क्योंकि यह इतनी विषैली होती है कि कई बार व्यक्ति के मतलब प्राण चले जाते हैं, इसलिए अब इसका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन हमें इसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। अब क्लोरोफॉर्म में जो एक मुख्य रूप से आपकी जो बुक में दिया हुआ है, उसमें है फॉस्जीन गैस का बनना। ये आता है कि फॉस्जीन गैस, क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस कैसे बनाएंगे, या क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरोफॉर्म को हमें डार्क प्लेस
और बोतल पूरी भरी हुई या सूर्य प्रकाश से दूर क्यों रखना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल में रखते हैं वो बोतल पूरी तरह से भरा क्यों होना चाहिए, या क्लोरोफॉर्म को सूर्य प्रकाश से दूर क्यों रखना चाहिए, या फिर क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला क्यों नहीं क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है फॉस्जीन गैस। ये कैसे होगा ये मैं भी आपको रिएक्शन से समझा देती हूँ, ठीक है। तो वास्तव में ये क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण है, यानी क्लोरोफॉर्म की हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनती है। और इस रासायनिक गुण में भी ये क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, CHCl3 प्लस ऑक्सीजन हवा में खुला छोड़ दें, इसलिए अभी जो क्वेश्चन किए थे, और यहाँ क्या कर दें हम सनलाइट, यानी सनलाइट यहाँ अनिवार्य है। ये रिएक्शन तभी होगी जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होगी। तो एक गैस बनाता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। इस गैस का नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। और यहाँ से HCl जो है वो अलग हो जाएगा, HCl, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं बैलेंस करने के लिए। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर एक H और एक Cl निकल गया, और ये CO2 है, तो आप इसको ट्वाइस कर दीजिए, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो गया, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, और HCl भी ट्वाइस हो जाएगा। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो ये कार्बोनिल क्लोराइड है वह अत्यंत विषैली गैस है, पॉइजनस है, विषैली गैस, ये अत्यंत विषैली गैस है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए गैस ही लिख दिए, गैस, इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन ना बने, इसी को हम फॉस्जीन गैस कहते हैं, ठीक है। ना बने उसके लिए क्या जरूरी है कि ऑक्सीजन ना मिले। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसे हम ऊपर तक भर के रखते हैं, ताकि हवा बीच में ना हो। हवा बीच में हुआ तो फॉस्जीन गैस फिर से बन जाएगी। फिर हम उसको अंधेरे में रखते हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट यदि मिलती है तो फिर से फॉस्जीन गैस बन जाएगी। इसीलिए ये सामान्य ऐसे क्वेश्चन ना पूछ के कि क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस का बनना बताइए, क्यों करके वो क्वेश्चन करता है। तो आपके पास सारे क्यों का उत्तर आपको मिल गया है। तो ये नोट कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन आएगा कि उसको सूर्य प्रकाश में क्यों नहीं रखते, खुला क्यों नहीं रखते, तो ये रिएक्शन आप जरूर लिखें। ये रिएक्शन लिखने से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी आती है। केवल कारण हिंदी में ही नहीं लिखना है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया से भी आपको दर्शाना है, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं आ जाती हूँ ये बुक लेके कि इसका उपयोग क्या है और इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, ये आप ज़रूर बताइए। फिर है ट्राई आयोडोमेथेन, या इसी को हम ट्राई आयोडोमेथेन को आयोडोफॉर्म कहते हैं। इसका भी उपयोग आप ज़रूर लिखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आप एक काम करें कि 4 नंबर का आता है तो 4 उपयोग आप लिख लीजिए, उसमें कॉमा लगा के दिया है, आप उसको पॉइंट लगा के लिख लीजिए, ठीक। जैसे लिखा हुआ है, जैसे मैं बताऊं, आयोडोफॉर्म, तो इसका उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, पहला उपयोग। फिर और क्या है,
अच्छा, इसमें एक ही दवाइयों में किया जाता है, ये दूसरा उपयोग लिख लीजिए। विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये तीसरा। प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है, ये चौथा। तो केमिकल, देखिए केमिकल जो भी पदार्थ है, अगर उसका उपयोग आपको याद है बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं याद आया है तो एक दो उपयोग कॉमन सबके लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिक्विड है यदि पदार्थ तो अभिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक उपयोग करके और इसका आंसर आप दे सकते हैं। फिर है टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी उपयोग लिखा हुआ है प्रशीतक के रूप में, प्रणोदक के रूप में, एरोसॉल बनाने के लिए। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें से देख के बाकायदा लिख लीजिए। और दूसरी चीज़ की हानिकारक प्रभाव, ये पर्यावरण के लिए जितने भी जो पॉली हैलाइड्स जो होते हैं वो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं, तो उसको आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है वो है फ्रेऑन, है ना। तो फ्रेऑन भी हम पढ़ लेते हैं। फ्रेऑन जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम फ्रेऑन कहते हैं, जो रेफ्रिजरेशन में उपयोग किया जाता है, प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है और हमारी ओजोन परत को क्षय करने के लिए, यानी ओजोन परत की लेयर में जो छेद हो रही है उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं फ्रेऑन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सबसे कॉमन है वो ऐसा है, देखिए कार्बन की 4 संयोजकता, यदि 2 संयोजकता फ्लोराइड के द्वारा और 2 संयोजकता क्लोराइड के द्वारा संतुष्ट हो जाए तो अब हम उसका, ये संरचना सूत्र हो गई, हम उसका अणु सूत्र लिख सकते हैं CF2Cl2। तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो हमने कहा अल्फाबेट के आधार पर, पहले कार्बन आता है, C आता है, फिर F आता है, इसलिए क्या नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसका एक नाम जो है वो कार्बन 12 ऐसा करके भी है, C12 करके भी है कुछ। तो ये आप फ्रेऑन्स पढ़ लीजिए। और फ्रेऑन्स के बनाने की विधि है ना, इसका हानिकारक प्रभाव बता ही चुकी हूँ। अब इसका एक बनाने की विधि, तो हमने, आप याद करें कि हमने बनाए थे एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि, हमने एक स्वार्ट्स विधि बताए थे, है ना। एल्किल फ्लोराइड बनाने की स्वार्ट्स विधि पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो उसी विधि का उपयोग किया जाता है, इसको हम बनाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड से देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 Cl को हटा के 2 F2 रख देंगे तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पर SbF3 और ये देखिए अब क्या हो जाएगा CF2Cl2, यहाँ से 2 Cl जो है ये F के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया और अब बना है SbCl3 और यहाँ पर ये SbCl3 विनिमय रिएक्शन है। ये यहाँ का F यहाँ और यहाँ का ये Cl जो है ये इसके साथ निकल गया। तो ये वास्तव में क्या हमने देखे थे, हमने देखे थे हैलोजन विनिमय विधि। इसी विधि का हम उपयोग करते हैं यहाँ पर। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए 3 से 2 से, और वहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 3n2। तो ये बन गया आपका फ्रेऑन्स, ये हो गया उसके बनाने की विधि। इसके अलावा फ्रेऑन्स का मैंने बाकी चीज़ें बताई दी हूँ प्रशीतक के रूप में, और ये हमारे जो वायुमंडल का जो ओजोन लेयर है इसको बहुत नुकसान करता है। तो ये आपका फ्रेऑन्स हो गया। देखिए एक एक नंबर में सब कुछ पूछा जा सकता है। अभी का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो ऐसा नहीं है कि यदि आपको दिया हुआ है ब्लूप्रिंट में कि 4 नंबर का प्रश्न, तो 4 नंबर का एक बड़ा ही प्रश्न पूछेगा। वो एक एक नंबर के 4 प्रश्न, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं, 2.5-2.5 मतलब
उसको ABC में भी पूछ सकता है। अब हम लास्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है DDT। नाम D फॉर डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइक्लोरो, डाइफेनिल। DDT का फुल फॉर्म बता रही हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। अब देखिए, हम अगर रूट वर्ड पकड़ें इसका, है ना, रूट वर्ड तो हमें इथेन ही दिख रहा है, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, प्रतिस्थापी दिख रहे हैं। प्रतिस्थापी में भी ये क्लिष्ट वाला प्रतिस्थापी है, ये वास्तव में डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो इथेन। तो देखिए, सबसे पहले हम इथेन से इसको बनाना, संरचना बना रहे हैं इसकी, तो हम इथेन पकड़ते हैं सबसे पहले, CH3 इथेन। इथेन में डाइक्लोरो डाइफेनिल, यानी डाइफेनिल जुड़ा रहेगा, फेनिल ग्रुप आपको मालूम है, ये ग्रुप होता है, ये होता है फेनिल ग्रुप, यानी C6H5 सिंगल बॉन्ड, ये फेनिल ग्रुप है। लेकिन इस फेनिल ग्रुप के साथ भी क्लोरो जुड़ा है, और यदि आप इसकी पूरी जब नामांकरण देखेंगे तो पैरा है, पैरा डाइक्लोरो, यानी किसके पैरा पोजीशन पर, फेनिल ग्रुप का जो बॉन्ड है उसकी पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा है, Cl। आ गई बात समझ में? ये फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप एक बंध जुड़ा रहेगा, उसके पैरा पोजीशन पर डाइक्लोरो है, तो इसीलिए बुक में भी आप देखेंगे तो इसका नाम है पैरा डाइक्लोरो। ठीक, तो अब हम इस प्रतिस्थापी को लगा देते हैं। ठीक, आप देखिए, आप 3 हाइड्रोजन में से 2 का प्रतिस्थापन कर दीजिए, किसके द्वारा, ये डाइफेनिल और पैरा पोजीशन पर क्लोरो, एक और डाइफेनिल, और डाइफेनिल के पैरा पोजीशन जितने भी, दोनों जो पैरा ग्रुप जुड़ा है, फेनिल ग्रुप जुड़ा है, इसके स्वयं के पैरा पोजीशन पर क्लोरो है, तो ये वास्तव में सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से यहाँ तक एक ही है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, यानी फेनिल पर ही क्लोरो। ठीक, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। अब ट्राइक्लोरो, अब इथेन के हाइड्रोजन परमाणु का 3 क्लोरो परमाणु से प्रतिस्थापन, यहाँ तो हो नहीं सकता, तो अब वो ट्राइक्लोरो कहाँ होगा, इस कार्बन पर, Cl3। तो ये हो जाएगी उसकी संरचना सूत्र। फिर से आप इसको एक बार अपने आप से अपनी कॉपी में बना कर देखना। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इथेन से। इथेन बना लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब उसमें हमें प्रतिस्थापी लगाना है, एक कार्बन पर ट्राइक्लोरो लगा देना है और एक कार्बन पर डाइक्लोरो डाइफेनिल लगा देना है। देखिए, हमने ट्राइक्लोरो लगाए, यहाँ पर हमने डाइफेनिल डाइक्लोरो लगाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा DDT का
संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र यही, अब फिर से वही कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कि इसका संरचना सूत्र क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है। ये विषैली सिद्ध हुई, पहले इसका उपयोग जो है वो किया जाता था, डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, लेकिन देखा गया कि जानवरों के लिए ये अत्यंत विषैली हुई, तो आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से हानिकारक इसके प्रभाव लिख लीजिए, इसका उपयोग लिख लीजिए। देखिए, अभी किया जाता हो या ना किया जाता हो, पर पहले इसका उपयोग था, तो हम उसे ही उपयोग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा हेलो एल्केन ख़त्म हुआ है। हेलो एल्केन के हमने विरचन की विधि याद है, विरचन यानी बनाने की विधि या प्रिपरेशन, है ना। उसके बाद हमने उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़े थे, फिर हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और आज हम पॉलीहेलाइड्स, है ना, पॉली हेलोजन वाले हेलो एल्केन पढ़े। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इकट्ठा पढ़ा दिया आपको। अब कल से हम हेलो एरीन्स और पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एरीन्स अभी हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो कल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है तो फिर वही कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय।